असिस्टेंट एग्रीकल्चर में पूछे गए कुछ प्रश्न जिस उत्तर हम बता रहे हैं, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। इसमें हम 2 सेक्शन में बताएंगे। 100 क्वेश्चन जो करंट अफेयर, जीके, जीएस और साइंस का एक साथ, और 50 जो जिसमें कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट जैसे रीजनिंग और मैथमेटिक्स का, वो अलग बनाया जाएगा वीडियो। पहला 100 वीडियो इस तरह से है, 100 क्वेश्चन का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह प्रतीक देवनागरिक, ये आर और ये आर मिला के 2 क्षैतिज, दूसरा ऑप्शन है 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया था, नहीं, इसका चयन सार्वजनिक प्रतियोगिता के तहत किया गया था, ठीक ना। इसका चयन कैसे किया गया था, सार्वजनिक प्रतियोगिता के तहत, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, ठीक ना, और इसका तीसरा भी सही है। लेकिन इससे 2010 से पहले नहीं, इसे 2010 में ही अपनाया गया था। इसके हिसाब से 1, 2 और 3 मतलब आंसर नंबर डी। अगर आपको इसका कंफर्म आंसर मतलब कि आपको डाउट लग रहा है तो आए चलते हैं हम लोग क्रोम पे, ठीक है। आइए चलते हैं क्रोम पे, और क्रोम पे हम सर्च कर लेते हैं, ठीक ना, भारतीय रुपया का प्रतीक। यहाँ पे देखिए भारतीय रुपया के बारे में बताया है कि भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह जो है वह, यह चिन्ह देवनागरिक लिपि रा और रोमन आर का मिश्रण है, ठीक है। ये दो, इसके शीर्ष 2 समांतर क्षैतिज पट्टाएं जो राष्ट्रध्वज और बराबर के चिन्ह को प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कब लिया गया, जून 2010 में अपनाया गया था। इसका मतलब यह जून से पहले नहीं अपनाया गया था। मतलब इस हिसाब से हम लोग का जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अपन जाएंगे तो इसमें से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि वहां पे दिया गया था कि 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रध्वज को दर्शाता है और बराबर का चिन्ह प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और इसका चयन ये तीसरा नंबर गलत हो जाएगा, और इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कहता है, बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक प्रांत बनाया गया था। ये तो सबको पता है, 1912 में बनाया गया था, और 1911 में इसका घोषणा किया गया था, ठीक है, जो कि वो आए थे, ठीक। और 1911 में घोषणा करके 1912 में बनाया गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन को अलग बंद करके और बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। पहले बंगाल को 2 भाग में करना था, ठीक है। वो 1911 जैसे कि बंगाल मूवमेंट, और 1905 में हुआ, 1906 में, क्योंकि बंगाल का को एक बंगाल ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बनाया था। बाद में उसको निरस्त करके फिर बंगाल से बिहार प्रेसिडेंसी को अलग कर गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर पे। किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग, जिस तरह से जैसे कि लीग होता है आईपीएल, उसी तरह से शूटिंग का लीग चलेगा। तो शूटिंग, इसका नाम दिया है शूटिंग लीग ऑफ इंडिया को का घोषणा के, जैसे आईपीएल बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है, इसी तरह से बताना था कि इसमें से कि जो ये है क्या कहते हैं शूटिंग लीग, ये किसके द्वारा कराया गया। तो ये कराया गया है बी नंबर, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय राइफल राष्ट्रीय संघ के द्वारा। ये आपको मैं यहाँ पे खोज के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या था कि भारतीय मतलब शूटिंग जो लीग है वो शूटिंग लीग, ठीक है, शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। शूटिंग लीग ऑफ इंडिया जो है वह किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा घोषणा हुआ, ठीक ना। मैं इसको सर्च करता हूं तो देखिए इसमें आ जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे बता रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने, मतलब भारतीय राष्ट्रीय जिसको कि नेशनल, ठीक है ना, NRFI, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय राइफल, ठीक, यूनियन फ्रेंचाइजी के द्वारा यह शूटिंग लीग प्रारंभ किया गया, ठीक है। यह प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ भी, जैसे ओलंपिक के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय निशानी खेल महासंघ जो है वो भी इसमें जो फ्रेंचाइजी में अनुमोदित किया है। तो समझ गए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक, इसमें सी नंबर और इसका आंसर बी नंबर। अब आते हैं विक्रमशिला, एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय था, जो सबको पता है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बहुत चर्चित क्वेश्चन, धर्मपाल पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सा? हिंदी और उर्दू यहाँ की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। ठीक है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है पहली बार बिहार में किया गया था। ठीक है, बिहार में ये हमको लगभग लगता है 4 मई से शुरू हुआ था बिहार में। यह कहाँ हो रहा है? तो बिहार के लगभग 4 जिले में 5 जिले में किया गया, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। तो अगर इसमें हम लोग जा करके देख लेते हैं, ठीक ना, कि खेलो इंडिया 7th खेलो इंडिया जो है 7th खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? तो हम लोग यहाँ गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। और अपन को गूगल पे सर्च किए तो खेलो इंडिया जो है बोले थे 4 मार्च से 17 मार्च के बीच में कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, और ये बिहार में कहाँ कहाँ हुआ था तो ये भी अपन लोग देख सकते हैं। इसको खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो बिहार में पटना, देखिए ये आपको पटना है, राजगीर है, गया है, भागलपुर है, बेगूसराय है। तो 3 2 5 राज्य में हुआ था। ठीक है, और इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, इसका बी सही हो गया। ठीक, अब है 2014 में अपने विघटन की किस संस्थान ने पंचवर्षीय योजना तैयार की? तो किस संस्थान का विघटन के बाद 2014 में जो है 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय, मतलब क्या इसका अर्थ समझना है। 2014 तक, जब तक उस संस्था का विघटन, किस संस्था का विघटन करके जो नया संस्था बनाया गया था और वह संस्था पंचवर्षीय योजना बनाती थी। वो कौन सा? योजना आयोग था। हम लोग जानते हैं योजना आयोग के स्थान पे हम लोग कौन सा आया? नीति आयोग। पहले क्या था? योजना आयोग था, और उसके स्थान पे बदल करके जो है 2015 से 1 जनवरी से कौन सा चीज हुआ? नीति आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो 7 नंबर प्लानिंग कमीशन। ठीक है, अब आ रहा है किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू की है और इसके उद्देश्य क्या है? बेयरफुट टेक्नीशियन योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, और यह क्या है कि मनरेगा में जो सिविल इंजीनियर उसको कौशल जो स्थिति है उसका ये बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर, कहाँ? नासिक का कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। ये क्वेश्चन कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, अंबेडकर के बारे में है। ठीक है, ये रिसर्च करने पे ये मिलेगा। और यह शुरू किया गया कालाराम मूवमेंट कब? 1930 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो अंबेडकर जी जो है 1920 से ही जो है यह बहुत सारा योजना जो कि मतलब SC के लिए जिस जहाँ पे कि उसको निषेध किया जाता था जाने के लिए, अनटचेबिलिटी के खिलाफ था, तो उसी के दरमियान में यह बहुत सारा आंदोलन उस समय 1927 में भी कुछ मंदिर पे शुरू किया गया। तो उसके बाद 1930 में जो है नागपुर में एक फेमस है कालाराम टेम्पल, जहाँ पे कि 1930 में अंबेडकर जी ने यह आंदोलन शुरू किया। ठीक है, अब हम लोग, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक, 9 का। अब आते हैं 10 नंबर में। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में है कि यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन हम पढ़ देते हैं कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वह सत्याग्रह किस खेती के प्रणाली के विरुद्ध हुआ था? तो वह 3 कठिया सिस्टम होगा। कौन होगा? 3 कठिया सिस्टम। ठीक है, अब आगे जाते हैं। ठीक, अब 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है कणिकीय जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है PM 2.5, इसका हर मतलब कि जो गंदगी होता है उसका साइज होता है जो डस्ट पार्टिकल 2.5 mm का मिली पर मतलब कि 1000 में कितना 2.5% क्या होगा? तो यह इससे क्या इफेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये चूज करना था। ठीक है, इसको ध्यान देना, रॉन्ग। तो यह पेनिट्रेट डीप लंग्स में जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम करता है, ये ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कलरलेस, ऑडरलेस, और ऑक्सीजन रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन ब्लड, ये भी सही है। ये भी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक रंगहीन और गंधहीन गैस होता है जो कि ऑक्सीजन वहन क्षमता को कमी करती है, एकदम सही है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्राइमरीली इमिटेड फ्रॉम इरेप्शन, करा सल्फर डाइऑक्साइड खाली वाल्कोनिक इरेप्शन से निकलता नहीं, वाल्कोनिक इरेप्शन से निकलता है वाल्कोनिक सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, वहां से बहुत सारा चीज, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारा चीज वाल्कोनिक इरेप्शन। लेकिन सल्फर ऑक्साइड जो है वो वातावरण में भी बहुत सारा जो डस्ट पार्टिकल और इसके माध्यम से वातावरण में मेनली यहीं से नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो पूछा कौन सा गलत है? 3 नंबर। अभी तो ऐतिहासिक घटना है दांडी मार्च, इसके बारे में हम लोग सही सब जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया? तो सब जानते हैं 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल
तक चला था। टोटल इसमें 78 एक 79 लोग महात्मा गांधी लगा करके मूवमेंट किया था, ठीक है। साबरमती से दांडी तक चला था ये, ठीक। और इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए थे, ठीक है। और इसके बाद जो है 1930 में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, वो शुरू हो गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक वेब प्रोग्राम सबमिट किया गया था, आप लोग को याद होगा, ये पीएम मोदी के द्वारा। और यह प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद, मुंबई में किया गया था, ठीक है। मुंबई में कल जिसमें बहुत सारे जो है वो मतलब कि नेता और अभिनेता लोग जो है एक्टर और एक्ट्रेस लोग वहां पहुंचे थे, ठीक है। तो यह वेब कार्यक्रम, वेब का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट सबमिट किया गया था 1 से 4 मई 2025, एकदम सही है। लेकिन इसमें दिया कि भारत मंडपम दिल्ली में किया गया था, नहीं, 2 नंबर गलत है, मतलब पहला सही दूसरा गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भूटान रिलेशन। इंडिया भूटान रिलेशनशिप में जो चीफ जो है वो बहुत ज्यादा योगदान कौन दिया था। तो शुरुआती में तो हम लोग का देश बना ही था, तो बना था तो उस समय जो है उतना कुछ मतलब नहीं चल रहा था, ठीक ना, देश के राजनीति पे। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी आई, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेता बन करके, और वह इंदिरा गांधी की थी। तो इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है। विंबलडन हम जो है वह 2025 में पुरुष एकल खिताब हुआ, तो वह पुरुष एकल खिताब किसने जीता था, जेनिक सिनर ने, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में एक प्रमुख नदी परियोजना हुआ था 1966 में, वो किस नदी किस में संशोधन करके, कोसी समझौता के तहत हुआ था, कोसी नदी समझौता में, ठीक ना, 1966 में ये हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में पानी के बंटवारा के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसरो के द्वारा जो है वह पहली बार विकसित किया गया था, ठीक है ना, मानव रूपी रोबोट, जो कि 2004 गगनयान में भेजा गया था। और इसका नाम क्या रखा गया था, वयोमित्र रखा गया था। गगनयान जानबे करते हैं आप लोग, 2024 में जो है वह गगन पे ले जाया गया था, ठीक ना। और गगनयान मिशन वयोमित्र, उसमें जो ह्यूमैनिक रोबोट था उसका नाम था वयोमित्रा, ठीक है। अब है 7वीं अनुसूची, क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टरनेट मतलब कि फंसाने के लिए दिया है और कुछ ज्यादा नहीं है। 7वीं अनुसूची जो है, तो 7वीं 7th शेड्यूल जिसको कहते हैं, 7वीं अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें कि 7वीं अनुसूची में हम लोग जो है जो कि 3 भाग में लिस्ट को बांटते हैं, लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, ठीक है। 1 में कौन आता है, यूनियन या स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 में आता है स्टेट लिस्ट, और 3 में आता है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें पूछ रहा है स्टेट और समवर्ती कॉन्करेंट दोनों किस में आएगा, तो 2 और 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर है विधान परिषद। अब विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही, अब कौन सा सही है, तो इस पे देखते हैं। सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष बाद पूरा होता नहीं, एक सदस्य का कार्यकाल इसमें 6 वर्ष का होता है विधान परिषद में। जैसे कि राज्यसभा में राज्यसभा होता है, इसी तरह से स्टेट में विधान परिषद होता है। विधान सभी सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के नहीं, 5 वर्ष के कार्यकाल 6 वर्ष कार्यकाल पे होता है, और यह अल्टरनेट होते रहता है। तो एक साथ 1/3 हर दूसरे वर्ष से बाद, ये सही है, अल्टरनेट एक साथ 1/3 जो है, 1/3 इसमें जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सांसद का कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है। विधान परिषद हर 5 वर्ष में भंग होता नहीं, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है। इसका आंसर सी नंबर हो गया, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का अधिनियम में कौन, लोकपाल का चयन करने के लिए कौन आता है, उसमें भारत का प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें पूछ रहा है कौन सा भाग नहीं है, नहीं, डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5th ईयर प्लानिंग कमीशन जो है, मतलब कि जो अभी बताए थे, प्लानिंग कमीशन जो बना था, ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना बनाते थे, ठीक ना, जिसको योजना आयोग कहते हैं। योजना आयोग जो है वह पंचवर्षीय योजना बनाती थी, ठीक है, और हर पंचवर्षीय योजना का अपना थीम होता था। इसी तरह से पूछ रहा है कि 2012 से 17 के बीच में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था उसका थीम, उपशीर्षक क्या था, थीम क्या था, उसका थीम था तेज, अधिसमी और सतत विकास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, ठीक है। ये आपको जो बिहार एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा बिहार एसएससी आपको पूछते रहेगा, और इस पे आपको जो है ये आप ही याद रखना पड़ेगा है, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ, ठीक है, कि थीम जो होगा, थीम ऑफ
5 ईयर प्लानिंग लिस्ट, इसका लिस्ट ही आपको निकाल के पीडीएफ के रूप में या फिर जैसे भी है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सबका फर्स्ट ईयर 5, इसको हिंदी में कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है, और फिर आगे आपको देखते हैं। तो सब वर्ष का, जैसे कि पंचवर्षीय योजना का सब का जो है यह इस सब थीम है इसका कि कौन है, ठीक है। और हम लोग को पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या देते हैं, इसके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के विकास पे ध्यान देना, ठीक है। भारत के पंचवर्षीय योजना और इस तरह से जो है इसका हर पंचवर्षीय योजना का इसके बारे में आपको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और इसके थीम के बारे में आप सर्च करके वहाँ पे जो है इसको याद रखना बड़ी जरूरी होती है, ठीक ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग जो देख रहे थे उसमें पूछा गया था, तो वो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का के उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटूक सिंह अहलुवालिया थे, ठीक है। ठीक, तो इस चीज में हम लोग इस 12 पंचवर्षीय योजना के लिए जो है सतत विकास और भविष्य में जो है योजना आयोग के बारे में इसमें ये दर्शाता है, ठीक है। आप इस पे जो है समझ ही गए होंगे। अपन अब आगे निकलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बढ़ावा देने कांग्रेस द्वारा पटना में द्विभाषिक साप्ताहिक किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया था, ठीक, प्रकाशित किया था। वो बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया। पत्रिका का नाम क्या था, बिहार सत्याग्रह समाचार। क्या नाम है, बिहार सत्याग्रह समाचार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये लाया गया था, ठीक है। बिहार राज्य में कितने सीमाएं लगती हैं, तो बिहार राज्य से कितने राज्य, 3 राज्यों की सीमाएं लगती है, जो पता है हमको, जैसे कि मान चलिए कि बिहार का नक्शा इसे हम अपन बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल है, पता है, इधर यूपी पड़ जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से कुछ दूर तक झारखंड हो जाता है और इधर बंगाल हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 राज्य से मिलती है, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 28 नवंबर जो है 1940 को, ठीक ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो इस समय बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन किया था, पहली बार श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और अगर नेशनल स्टेट पे कहेगा तो विनोबा भावे है, ठीक। अब हम आगे निकलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि अधिकार परीक्षा के लिए रीट कौन जारी करता है, कोई व्यक्ति बिना कानून अधिकृत सार्वजनिक पद पर धारण करता है, पर्सन होल्ड अ पब्लिक ऑफिस विदाउट लीगल अथॉरिटी, ठीक ना। तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 25 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्या, संविधान संशोधन विधेयक के सदन के दोनों सदन द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। तो संविधान से यस, पहला नंबर सही है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक है, संशोधन जब भी होगा दोनों विधेयक अलग अलग पास किया जाएगा, ठीक है। और गतिरोध होने पर दोनों संयुक्त संविधान संशोधन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक। तो ये गलत है और ये नंबर सही है, तो कथन ये सही है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण और संरक्षण संवर्धन के अधिनियम के तहत अंतर्गत कौन आता है। तो इसके अंतर्गत कौन आता है, तो पहले तो हम लोग सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ये जान लेते हैं, ठीक है, तब फिर हम आपको बता देंगे, ठीक। जैसे कि है आर्टिकल 48A, तो आर्टिकल जो है वह मतलब कि जिसको अनुच्छेद क्या कहते हैं, 48 ए हो जाएगा। तो अनुच्छेद 48A में क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये कहता है कि ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, ठीक है। और डीपीएसपी में आता है और ये क्या कहता है कि पर्यावरण और संरक्षण के संवर्धन के लिए, तो 48A ही इसका आंसर हो जाएगा। और 51A तो आता है डीपीएसपी में मौलिक कर्तव्य में, ठीक ना, ठीक है। और क्या बचा इसके बाद 43A, तो 43 में अपन लोग जाते हैं तो 43A को देखेंगे तो 43A ऑफ दी, ये इसमें क्या था, उद्योग और श्रमिक के बारे में इसमें बताया जाता है, कौन में, उद्योगों के बारे में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन 39A थोड़ा सा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और मैं उसको बता रहा हूँ। तो पहले तो याद रखिएगा कि 51A क्या है, ये आता है मौलिक कर्तव्य में, किस में आता है, मौलिक कर्तव्य। 48A हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए, ठीक नहीं है, ठीक। और 39A इम्पोर्टेंट है, यह समान न्याय के लिए करता है कि समान न्याय, और फिर जिसको नहीं है तो उसको लीगल एड मिलेगा, जैसे कि वकील और सब चीज मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि चौथा जो है एडिशन हुआ था, 4th एडिशन हुआ था टाइगर ट्रंप का, जो अप्रैल 2025 में किसके द्वारा होता था, टाइगर ट्रंप होता है भारत और अमेरिका के बीच में, ये नंबर,
ठीक है। दुलीप ट्रॉफी 2025 में हुआ था। दुलीप ट्रॉफी जो 2025 में, उसमें ईस्ट जोन क्रिकेट का कैप्टन कौन था? जो बिहार का जन्मा था, ईशान किशन था। ठीक है। और ये अभिमन्यु इसरावर वाइस कैप्टन है। ये वाइस कैप्टन था और ये कैप्टन था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। फिर आते हैं कि इसमें कि ऑपरेशन जो हुआ था, आपको होगा कि मॉक ड्रिल हुआ था, वही मॉक ड्रिल के बारे में पूछा है। तो ये राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल 244 जिला में होता है, ये भी याद रखना है। कब से शुरू हुआ था? 7 मई से। ठीक है। तो ये किस संस्थान द्वारा था? गृह मंत्रालय द्वारा, क्योंकि जो भी नागरिक सुरक्षा जो है इसके अंतर्गत सीआरपीएफ और ये सब जो भी है, एनडीआरएफ का टीम, सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका आंसर गृह मंत्रालय होगा। ठीक है। और सबसे कम उम्र में कौन सा खिलाड़ी है जो कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता था? तो सबको पता है, प्रज्ञानंद आर था ये। ठीक है। इसको बताने के लिए कोई अति नहीं है। ठीक, ये सब आप लोग भी जानते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ मिलान है करने के लिए, तो इसमें हम लोग जब मिलाएंगे तो फिर कह रहा है कि इसमें कौन होगा? तो सरोजनी नायडू। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि सरोजनी नायडू जो है, सरोजनी नायडू के द्वारा जो किताब लिखी गई, जैसे सरोजनी नायडू के द्वारा जो किताब लिखी गई है उसका नाम है द गोल्डन, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो बुक है, यह सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया, बी का 2। और आप सर्च कर लीजिए बी का 2 किसमें? डी में है। ठीक ना। तो जॉन मिल्टन हो जाएगा कौन सा? जॉन पैराडाइज लॉस्ट का। ठीक है। सरोजनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड, होमर द इलियाड, और रॉबर्ट फॉर्स्ट द रोड नॉट टेकन। ये भी हम लोग पुस्तक में कभी भी किसी चैप्टर में 11th-12th में है, रॉबर्ट फॉर्स्ट के बारे में उसमें बताया, वहां से लिया गया। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक का नाम है सिटीजन एंड सोसाइटी। यह किसके द्वारा जो है? यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको मतलब कि वो ऑथराइज किया गया था बुक को। ठीक ना, मतलब उसको उद्घाटन किया गया था। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया, सिटीजन एंड सोसाइटी किताब। ठीक है। फिर आते हैं भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया में, जो भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जितने लिपि हैं, सब लिपि का जनक कौन है? ब्राह्मणी लिपि से लिया गया है। ठीक, ये चीज अपन लोग देखते हैं, तो इसके बारे में तभी बता ही दिए हैं। ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे यहाँ पे पूछा श्रीलंका की विधायी राजधानी कौन है? तो अभी तुरंत बना कुछ दिन पहले, जयवर्धने कोटा होगा। ठीक है। भारत के 3 अलग अलग राजधानी जो क्रमशः कार्यकारी, विधायकी नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी है। ठीक ना। ये आप लोग कभी पढ़े होंगे कि नहीं? तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपना लोग के यहाँ जो है एगो राष्ट्रीय राजधानी हो जाएगा। ठीक है ना, जो दिल्ली है। तो और फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहते हैं? ये तो फाइनेंशियल कैपिटल जो होगा, ठीक है, वो हम लोग महाराष्ट्र को कहते हैं। ठीक। और इसी तरह से साउथ अफ्रीका में टोटल 3 कैपिटल बनाए गए हैं। ठीक है। और इसमें जो है प्रिटोरिया है एक, क्या नाम है? प्रिटोरिया, जो कि जहां पे प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव रहता है, वो प्रिटोरिया हो गया। ठीक है। एक है केप टाउन जो लेजिस्लेटिव के लिए है, और जुडिशियल के लिए है ब्लॉम्पटेन। तो ब्लॉम्पटेन हो जाएगा न्यायिक राजधानी। पूछेगा न्यायिक राजधानी कौन होगा? ब्लॉम्पटेन। इसका नाम है ब्लॉम्पटेन। ठीक ना, न्यायिक राजधानी। और विधायिक राजधानी हो जाएगा केप टाउन, और एग्जीक्यूटिव राजधानी होगा प्रिटोरिया। ठीक है। इसका आंसर साउथ अफ्रीका। अब इसमें पूछ रहा है किस राज्य का क्या है? तो चीन का युआन होता है, बी का 2 जानबे करते हैं। ठीक है। और मेक्सिको का ये होता है पेसो। ठीक। और फिर जो है अपन इंडोनेशिया का चले जाएंगे। ठीक। और साउथ अफ्रीका का जो हम लोग जो साउथ अफ्रीका का रैंड होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसका नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर में कह रहा है कौन सा वह विकल्प है जो तंगुता है, जो ओजोन निर्माण के सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? ओजोन का निर्माण कैसे होता है? पहला ऑप्शन जाते हैं, सूर्य के प्रकाश के संपर्क आने पर ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन के अणुओं में जुड़ जाता है, जबकि नहीं, ओजोन हम जानते हैं O3 होता है। ओजोन क्या है? O3 है। तो O3 में नाइट्रोजन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रे जो है कार्बन डाइऑक्साइड परावर्तन अवशोषित करती है और ओजोन अणु में करती है, जबकि नहीं, अब अवशोषित करके ये कभी नहीं होता है। ठीक ना। तीसरा नंबर, परावैंगिक किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाती है, ये सही है। परावैंगिक ने क्या करती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है, इस पे लाइट पड़ेगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट जाएगा, और जो O2 यहाँ पहले से रहेगा इसके साथ ही रिएक्शन करके O3 बना लेता है, ये मेन इसका कारण है। ठीक है। देख, तो अब आगे चलते हैं। भारत के
विच बिहार अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 95% पैराइट बिहार के किस हिस्से में होता है? तो ये फेमस है रोहतास में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में केवल वो गतिविधियां जो सीधे तौर पर वस्तु के उत्पादन में मदद करती है, जो सीधे वस्तु के उत्पादन में मदद करती है, जरूरी नहीं वह तृतीय में हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारा चीज है ऐसा, जैसे कि हो गया कैपिटल हो गया, या फिर लैंड हो गया, जमीन हो गया, ये सब प्राइमरी क्षेत्र में आएगा, तो ये गलत है। दूसरा नंबर पर तृतीय क्षेत्र के कुछ विषय जैसे शैक्षणिक और चिकित्साएं सीधे तौर पर वस्तु में सहायक नहीं होती है, ये सीधे मतलब कि सीधे तौर पे सहायक ये नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक, अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर में बारानाजा नामक एक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली, जिसे 12 भागों में फसल के विभाजित किया जाता है, लेकिन ये 12 मतलब खेत को जो है वो 12 भागों में विभाजित कर दो और इसमें अलग अलग फसल लगाओ। ठीक ना, और इसमें से हिसाब से इसमें आंसर होना चाहिए बिहार, लेकिन बिहार नहीं दिया हुआ, तो अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो उड़ीसा मार सकते हैं, नहीं तो बिहार नहीं होगा इसका। ठीक है, आरबीआई का रेपो रेट कितना था? 6%। ये हमेशा 6 और 6.5% के बीच में यह ट्रेवल करते रहता है। ठीक है, अब करा इनमें से कौन सा भारतीय संघ की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता नहीं, यहाँ एकल नागरिकता चलता है, तो यही नहीं पूछ रहा है, तो यही होगा। स्वतंत्र यहाँ लिखा है, संविधान सर्वोच्चता है, संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। ठीक, ग्राम सभा निम्नलिखित में से कौन सा? इसके प्रतिनिधित्व निर्वाचित नहीं होते हैं, कौन सा गलत है? नहीं, इसके प्रतिनिधित्व निर्वाचित होते हैं। सत्य राज्य के विधान द्वारा निर्मित किया जाते हैं। हाँ, इसका गठन 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। यह पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है। एकदम सही है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली अर्थ लेयर फ्रॉम इनर मोस्ट टू अटर मोस्ट। इनर से अटर की ओर जाने के लिए जो है वो कौन सा है? तो इसमें कोर आएगा, मेंटल आएगा, कास्ट आएगा। ठीक है, 46 में तीस्ता पावर स्टेशन कहाँ पे है? जो है वो तीस्ता पावर स्टेशन सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी सेक्टर ऑक्यूपेशन, द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय कौन आएगा? विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। सामाजिक कार्य आ जाएगा ये तीसरा सेक्टर में। ठीक है, खेती आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, खुदरा व्यापार सब ऐसा आ जाएगा तीसरा सेक्टर में। कौन सा जो 2021 में यूनेस्को द्वारा अमृत विरासत या गरबा को मिला था? ठीक है, गरबा पूजा को अमृत विरासत मिला था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि 14 मई 2022 मुख्य न्यायाधीश को तो कौन बोले? गवई बने थे। ठीक ना, आर गवई, तो ये याद रखना, बी आर गवई बने थे। ठीक है, इसका नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 73वें और 74वें संविधान संशोधन किस प्रकार लागू किया गया? त्रिस्तरीय, क्योंकि उसमें क्या किया था? पंचायती राज जोड़ा गया था और विलेज के स्तर पे 73वां में, और फिर उसके बाद जो है ये विलेज के स्तर पे जोड़ा गया था, और फिर 74वां में जो है ये जोड़ा गया था ये जिला परिषद और इस सबको। तो इस तरह से जैसे कि जिला में जो होता है वो वार्ड सदस्य सबका चुनाव 50 का हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग महावीर होल्ड ही सेकंड, मतलब महावीर का दूसरा संवर्षण मतलब अपना दूसरा प्रवचन कहाँ दिया था? वो पावा में दिया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1952 में शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय में। ठीक है, इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम डेवलप करना ये सब आया था। ठीक है, पंचायती राज के मंत्रालय किस प्रकार देख रहे थे? पंचायती राज विकेंद्रीकरण है, क्योंकि देखिए समझना पड़ेगा, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट आता है, उसके बाद आता है क्या? तो पंचायती राज। ठीक है, इसके बाद आता है पंचायती राज। तो क्या हो गया? तो ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, मतलब विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्र से पावर को नीचे की ओर, विकेंद्रीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, केंद्र से नीचे की ओर जब पावर जाएगा तो केंद्र मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। अब 54 नंबर पे जाते हैं। तो 54 नंबर के अनुसार से महापदानंद के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन, उन्हें केवल मगध क्षेत्र पे शासन के इसका विस्तार नहीं किया, नहीं, इसका विस्तार भी किया था वो थोड़ा बहुत। ठीक है, महानंद हुआ तब घनानंद से युद्ध हुआ उसका। ठीक है, तब सिकंदर वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य आया था। ठीक है, वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक, पहला नंबर गलत हो जाएगा। वो बौद्ध महान संरक्षक भिक्षुओं को दूर दराज भेजते थे, नहीं, बौद्ध धर्म का उस समय उससे उतना कोई लेना देना नहीं था। यूनानी स्रोतों में उनकी सेना छोटी और सेना, ये भी गलत है। नंद वंश के स्थापना की और आर्थिक शक्तियों को दर्शाते हुए सिक्के, ये सही है, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, महापदानंद। इनमें से कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष स्थायी संबंधी की बात? ये शांति और मैत्री समझौता हो जाएगा। और सुगोली संधि तो वो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। वियना समझौता इस सब इधर का है।
पुष्यमित्र शुंग के बारे में कौन सी कथन सही है, ये जानना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के संधि पश्चात नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य सब कब है था, चंद्रगुप्त मर गया, पूरा इसका खानदान खत्म हो गया, तब शुंग वंश आया था। ठीक, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, हाँ ये इसके लिए बहुत जानते, क्योंकि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को ये मानता था। ठीक है, नई मुद्रा प्रणाली से इसका कोई उतना नहीं, विशाल मठ का निर्माण किया ये नहीं कह सकते, क्योंकि यह ब्राह्मण धर्म को मानता था, ना कि बौद्ध धर्म को। तो इसका सही आंसर बी जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश में जो आता है, चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, इस तरह से ये गुप्त वंश का श्रीगुप्त के द्वारा जो बनाया गया था। ठीक ना, तो उसमें गुप्त वंश में जो है एक प्रशंसा लिखी गई है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किए गए थे, हरिसेन के द्वारा। हरिसेन किसके दरबार में थे, समुद्रगुप्त। कालिदासी से तो विशाखदत्त और बाणभट्ट सब उसी के दरबार में थे, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ठीक ना, ये अच्छी पुस्तक है, ठीक, जिसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक, अब जवाहरलाल नेहरू सोलर इंडिया परियोजना कब जारी किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू सोलर इंडिया परियोजना 11 जनवरी 2011 को जारी किया गया था। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये हमेशा याद रखिएगा कि ठीक है, आपको लगेगा शांति के लिए, इस सब के लिए मिलता नहीं, यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मिलता है। किसके लिए, वैज्ञानिक, और मेनली इसमें यही पूछता है। ठीक है, इसके बारे में कौन प्राइज मिला लिया, ये सब नहीं पूछेगा, यही पूछेगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब से, यही भी पूछेगा कब से दिया था, ये सब चीज वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। चंद्रयान 3 जो इस बार ये लॉन्च हुआ था, यह किस व्हीकल के द्वारा, LMB-3 M4 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम मूलभूत आविष्कारों के लिए 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किससे मिला था, तो भौतिकी में मिला था जॉन ए हॉपफील्ड और जेफरी हिल्डन को। किसे मिला था, जॉन ए हॉपफील्ड और जेफरी हिल्डन को। ठीक है, तो हिंटन को मिला था, तो याद रखेंगे किसे, जॉन ए हॉपफील्ड और हिंटन को मिला था, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1976 में किसे मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, तो ये हो जाएगा कुमार स्वामी कामराज। और आपको जितना जब तक अभी से लेके और जब से शुरू हुआ है भारत रत्न देना, और अब तक सारा भारत रत्न आपको याद रखना पड़ेगा, किसको कब कैसे मिला था। ठीक है, A to Z। अब अपन आते हैं 63 नंबर में कि पीएम कुसुम योजना के तहत जो है इनिशियली जो फार्मर को कितना %, कोई एग्रीकल्चर, सोलर एग्रीकल्चर पंप या कुछ भी खरीदता है तो बैंक कितना फिनांस करेगा और किसान को कितना लगेगा, तो बैंक फिनांस करता है 70% और किसान देता है 30% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, ये चीज था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अभियान प्यार का पौधा लगाने, इधर आप लोग न्यूज में देखे ही होंगे, बिहार के द्वारा बिहार में एक प्यार का पौधा लगाने के लिए यह जैविक पौधा उपहार में एक दूसरे को देने के लिए नीतीश कुमार ने बोला था, और यह परियोजना तभी से शुरू हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रेम बल जिसे प्रस्तावना कहते हैं कब वो अपनाई गई थी, जिस समय वो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना अपनाई गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास मंत्रालय के उद्देश्य सही ढांचा क्या, सभी ग्रामीण मनरेगा में 100% कौशल परियोजना को विकसित करना। ठीक, अब अपन आते हैं 67 नंबर में। ठीक है, 67 नंबर का क्वेश्चन बहुत लोगों का गलती हुआ होगा, पता है। विश्व समिट, कौन सा समिट में फरवरी 2025 में मोदी जो है फरवरी 2025 में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिले थे, किस शिखर सम्मेलन में, तो आपको ये भी याद रखना है कि मोदी जो है किस मंथ में किस शिखर सम्मेलन में गए थे, कहाँ गए थे, ये चीज थोड़ा बहुत इसका डिटेल व्यू आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं जानकारी रखिएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जिससे इसका क्वेश्चन गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा G7 समिट नहीं होगा, इसका आंसर AI समिट। तो किसमें मिलने गए थे, AI एक्शन समिट हो रहा था, तो उसमें मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले थे। ठीक है, याद रखना हो। 11वां इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया गया। योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसमें लगभग कितना देश हासिल किया, 191 है, इसे 193 शायद होता है। ठीक ना, ऑप्शन में नहीं है तो 191। ठीक, और ऑफिशियल स्टेट गोरैया है। ठीक, गोरैया इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, और 68 का हो जाएगा B नंबर। ठीक, भारत में 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो अंतरिक्ष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतरिक्ष दिवस जो है भारत ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस शुरू किया था। कब, याद रखना पड़ेगा, जो है यह 23 अगस्त को शुरू किया था। ठीक है, अंतरिक्ष दिवस कब शुरू किया था, 23 अगस्त को। ठीक, 23 अगस्त 2024 को यह अंतरिक्ष दिवस शुरू किया था। क्यों शुरू, क्योंकि चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ था। ठीक, अब आते हैं 71 नंबर में
ठीक है। 71 नंबर में पूछ रहा है कि विच हु वाज द ऑथर ऑफ आफ्टर 30, ये क्या नाम है पुस्तक का, आफ्टर 20 ईयर्स, ये एक पुस्तक है। ठीक है, इस तरह का जो किताब होगा जो थोड़ा यूनिक लगेगा देखने में, नाम में, ठीक ना, ठीक है, ये जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी टाइप का पूछेगा। ठीक, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, यह ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया था। ठीक ना, और ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक ना, एक लिस्ट बना लीजिएगा और उसकी बुक का, और उसको आप याद रखें, कुछ यूनिक बुक सबका, विदेशी राइटर का कुछ यूनिक बुक और इंडियन राइटर का भी कुछ अच्छा अच्छा बुक जो पब्लिश हुआ था वो। अब है कि 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा था। ठीक है, उसके बाद पहली बार 1967 में जो है वह सिंधी भाषा को जोड़ा गया, फिर बाद में जो है कोंकणी, फिर नेपाली और ये सब मैथिली को जोड़ा गया, बोडो को, इस तरह से अब तो टोटल शायद 22 भाषा है। ठीक है, अब जो है टोकाम रिएक्टर है, उसका जो है भारत में प्लाज्मा अनुसंधान के लिए टोकाम रिएक्टर, उसका नाम क्या रखा गया, आदित्य रखा गया था। क्या, आदित्य। ठीक है, अब ही आपको 73, 72 और 74 सेम नंबर टाइप से पूछती है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में 22 भाषा भी है टोटल, इसमें से कौन सी भाषा नहीं है, भोजपुरी नहीं है, जबकि संथाली, मैथिली, डोगरी है। ठीक, पहला संविधान संशोधन क्या हुआ था 1991, वही जमीन को लेकर के, क्योंकि जमीन पे जो है भारत को बहुत सारा जमीन चाहिए जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, और इसके लिए वो दिक्कत आ रही थी, और दिक्कत के कारण 9A शेड्यूल बना के उसमें डाल दिया गया। ठीक ना, तो और जिसके कारण ये हुआ, तो 1975 का ए हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं साइंस वाला पे। ठीक है, साइंस में पहला क्वेश्चन कहता है इन माइलिकुलर बायोलॉजी, मतलब कि जीविका, जीव विज्ञान में जो आरएनए से आरएनए मॉलिक्यूल, जो आरएनए का बनना, डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं, किससे, डीएनए से जब आरएनए बनाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, प्रतिलेखन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रतिलेखन। आपको याद रखना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन जो है, कार्बन 14 के द्वारा जो किसी का ईयर पता करते हैं उस टेक्निक क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग कहेंगे। ठीक है, द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर और बैलेंस के लिए कौन सा, सेरिबेलम हो जाएगा। ठीक, पोस्चर और बैलेंस का 78 का डी, सेरिबेलम। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी, जाइलम का जो है वह संवहनीय पौधा में जाइलन का क्या काम होता है, जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिज का प्रवाहन करना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अनुवांशिकी में जो है अल्टरनेट टर्म जीन, जीन को हम लोग जो किस टाइम से जानते हैं, तो जीन को हम लोग ज्यादातर क्रोमोजोन भी कह देते हैं कि ये क्रोमोजोन, वो क्रोमोजोन, तो ये आपको क्रोमोजोन हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पूछ रहा है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग याद रखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से, स्टमक से। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से होगा, स्टमक से हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक, ये नहीं कि मुंह से जो जिसका शुरू होता है उसको कहते हैं स्टार्च, जिससे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अभी तो है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत युग्म है, तो इसमें उतना ध्यान नहीं देना। राबी कभी भी गंगा में के पास नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, आपको गलत ही चूज करना था। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल में ओजोन परत जो है, पृथ्वी पर वायुमंडल में जो ओजोन परत है, ओजोन परत से सूर्य से हानिकारक परावैंगनिक किरण अधिकांश अवशोषित करती है। कहाँ पे, तो परावैंगनिक किरण कहाँ पे अवशोषित करती है, तो ये करती है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। किस में करेगी, समताप मंडल में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, अब आते हैं सूर्य के द्वारा गर्म करने, सूर्य किस विधि के द्वारा जो है गर्म किया जाता है, तो विकिरण विधि के द्वारा, जिससे रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। 85 नंबर हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 86 में जो है इसमें पूछा है K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण कैसे क्या होगा, तो क्या है K2, देखिए फिर से लिखते हैं, इसमें हो जाएगा K2Cr2O7। तो हम जानते हैं K का क्या होता है, तो K पे कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक ना, और O पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो K का चार्ज निकालेंगे, K 2 गो है तो 1 गुना +2, तो टोटल 2 चार्ज इसका हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, और इसमें 7 ऑक्सीजन है तो इसमें -14, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -12। और टोटल क्रोमोजोम की संख्या कितना है, मतलब क्रोमियम का 2 है, 2 क्रोमियम है तो इसको 2 से भागा कर देंगे, 2 भागा -6, तो एक क्रोमियम पे कितना हो जाएगा, वो -6, और इसको स्टेबल करने के लिए +6, तो डी नंबर हो जाएगा।
ठीक है। तो +6 रहेगा तब ना न्यूट्रल रहेगा, तो -6 हो जाएगा, तो -6 + 6 0, क्योंकि कोई भी जब वो एलिमेंट और कंपाउंड बनता है तो वो स्टेबल होता है, इसीलिए। इन रेडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वह ऑक्सीडाइज होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा वह रिड्यूस कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मॉलिक्यूल दैट शेयर द सेम मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मतलब कि अनुवांशिक सूत्र एकदम सही हो लेकिन उसका संरचना अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? आइसोमर कहते हैं। आइसोमर या समव्यापी हम समझा देते हैं, जैसे कि जैसे एक है कार्बन, ऐसे रख दिए, ठीक ना। अब मान के चलिए कि एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर दे दिए, एक हाइड्रोजन इस साइड दे दिए। अब एक और स्टेबल बात, दोनों का जबकि दोनों सेम है, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये हाइड्रोजन इधर है और ये हाइड्रोजन इधर है, तो इसीलिए इसका ये हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, तो ये चीज इसको हम फिर से बता देते हैं आपको कि ये वाला कि आइसोमर कैसे हुआ। तो कार्बन हो जाएगा, ठीक, कार्बन में मान चलिए कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, तो डबले बॉन्ड रहने दीजिए, ठीक ना, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, और फिर हम मैं एक और बनाता हूँ जिसमें कि कार्बन है, डबल बॉन्ड है, अब 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर दे दिया, एक इधर ऊपर दे दिए, एक इधर नीचे दे दिए, दोनों का क्या तरीका, मतलब कि जो रहने का तरीका, ये हाइड्रोजन यहाँ है तो अलग अलग है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? स्टेरिक, वो मतलब कि वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, इसीलिए से आइसोमर, जिसका क्या होना चाहिए? संरचना अलग अलग हो जाना चाहिए, ठीक है ना, आइसोमर। अब आते हैं बॉयल्स लॉ पे, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं? तो बॉयल्स लॉ में के अनुसार से जब आयतन सेम हो, आयतन कम करते हैं तो क्या होता है? तो PV बराबर nRT फार्मूला होता है, जिसमें कि इसमें T टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो अगर हम P बढ़ाएंगे तो V घटेगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? V आयतन कम कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, यह बढ़ता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है वह सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है? तो सबसे ज्यादा जो है वह पहला टेबल, जो कि पहला टेबल में है वह सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, सबसे पहला पोटासियम आएगा, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड दैट एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू ब्रेक, ठीक है ना। तो वो, या फिर इसको हिंदी में पढ़ते हैं कि किसी ग्रह या तारे से वह खगोलीय पिंड जो किस गुरुत्वाकर्षण से खिंचाएगा कि वह जो है किसी वस्तु के न्यूनतम गति जो वह पार कर जाएगा, ठीक है ना, तो वो खींचा, तो इस वेग को कौन सा वेग कहेंगे? प्लायन, मतलब कि अपने गुरुत्वाकर्षण से वह वस्तु जो है उसके किसी भी क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण से वह वस्तु ऊपर की ओर चला जाएगा और वापस नहीं आएगा, तो उसे प्लायन वेग कहते हैं, ठीक है। अब जिस पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाती है जहाँ की भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? तो जहां से भूकंप शुरू होता है उसे इपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं, इसका ए नंबर। द रॉक फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन, तो जो रॉक फॉर्म होगा जो कुछ कूल और सोलिडिफिकेशन से, कौन सा रॉक कहते हैं? इग्नियस रॉक, या फिर हिंदी में सतह पर भूपट्टी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से जो चट्टान बनती है उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा दिया गया था? तो महबूब उल हक के द्वारा, पाकिस्तान का है, उसके द्वारा दिया था। मोहम्मद यूनुस अभी पाकिस्तान बांग्लादेश का राष्ट्रपति है, ठीक है। अब है समजातीय अंगों की उपस्थिति दिखाने के लिए कौन सा चाहिए? अभिसरण विकास होता है, समजातीय एक चीज से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेंज लॉ के अनुसार से वह डायरेक्शन जो है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, वह किस लॉ को कंजर्वेशन का बताता है? एनर्जी के कंजर्वेशन का, ठीक है, याद रखना है। तो जो लॉ, जो लेंज लॉ, जो लेंज क्या कहता है? इंड्यूस करंट, जैसे बगल से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, करंट में, तार में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो उसके बगल में जो तार होगी उसमें करंट खुद ब खुद आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, उस वह एनर्जी के कंजर्वेशन पे आता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के अनुसार से, तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आता है T बाय उसका जो टाइम पीरियड का L/G, ठीक है, दोलन का, ठीक है। तो L हो गया, G तो फिक्स रहेगा ग्रेविटी, तो मतलब L पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे, ठीक। अब आते हैं 98 नंबर में, 98 नंबर में कि कौन सा फेनोमेना होता है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, हवा से पानी या फिर जो जाता है तो उससे किस क्या कहते हैं? जैसे कि मान चलिए कि इसमें पानी है, फिर से मैं बनाता हूं, ठीक है, ठीक, एक सर्कल, ठीक, यहाँ बनाया और मैं यहाँ पे देता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे आया,
ठीक है, और फिर ऐसे करके यहाँ पे मुड़ गया। तो मान के चलिए कि कोई भी ये इसमें क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और यह पानी जो है तो यहाँ से हम लाइट गुजारे हैं और फिर यहाँ पे आया और इस मीडियम में घुसा और यहाँ पे आकर के लाइट का डायरेक्शन मुड़ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो इस फेनोमेना क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो कि कण सदृश प्रकाशित दर्शाती, यह पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन का वर्णन करती है जब उसे टकराता है। तो हम पता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जब टकराएगा इमिशन इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग पढ़े थे कि से हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलेगा, तो उच्च विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइंस के जो जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन में, किसी वस्तु के अपने गति की अवस्था में परिवर्तन के अवरोध को की प्रवृत्ति क्या कहते हैं? मतलब अपने अवस्था को बनाए ही रखना, मतलब कि जो चल रहा है वो चलना चाहेगा, जो रुका है रुकना चाहेगा, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, इनर्शिया, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन आप लोग अपना अपना मिला लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा 50 क्वेश्चन है उसके लिए हम फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग बनेगा, ठीक है। और आगे इस तरह से जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बहुत से बहुत हर जगह पे मेरे वीडियो को भेजें। धन्यवाद।